नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, प्रारंभिक परीक्षा 2022 बहुत नज़दीक है और हमारी कोशिश है कि करंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स जो अमूमन किसी भी कारण से या तो बच्चों की नज़र से बच जाते हैं या वो एक जगह पर नहीं मिल पाते हैं, हम आप तक वो पहुंचाएं ताकि आपकी परीक्षाओं में आपको सहायता हो सके। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूं, वैधानिक निर्णय। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जिनका संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे अधिकारों, हमारे राष्ट्र की गरिमा से तो है ही, साथ ही साथ जो समाज की आधुनिकता को भी दर्शाते हैं। चाहे वो 3 तलाक वाला मसला हो, चाहे वो समलैंगिकता वाला मसला हो, चाहे वो आरटीआई वाला मसला हो, ऐसे क्वेश्चन पीएससी लगातार पूछता रहा है, लगातार उसकी नजर इन टॉपिक्स पर होती है। हमने कोशिश ये की है कि पिछले 5 साल के सारे निर्णय आपको एक जगह मिल जाएं, एक लिस्ट में मिल जाएं, और यही मेरा प्रयास है कि मैं आपको संक्षेप में वो सारी बातें बता सकूं जो आपकी प्रीलिम्स में काम आ सकती हैं। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स की बात करेंगे। पहले, वैधानिक निर्णय, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर आपको दिख भी रहे होंगे, और इनकी विस्तृत बात कर लेंगे। दूसरा, एक बड़ा क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, उससे प्रधानमंत्री और मंत्रियों की चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मंत्री मध्य प्रदेश के कोटे से पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश वाले जो मंत्री हैं वो आप एमपी करंट अफेयर सीरीज में पढ़ चुके होंगे या अभी पढ़ोगे। और इसके अलावा भारत के सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जो हैं, उनके संवैधानिक प्रमुख, चाहे वो राज्यपाल के तौर पर हो, मुख्यमंत्री के तौर पर हो, प्रशासक के तौर पर हो, मैं आपको बता सकूं क्योंकि पिछले 3-4 साल के पेपर देखोगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। हम ट्रेडिशनल की जगह करंट वाले मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैधानिक निर्णयों की। आप ये बात जानते हो कि हमारे देश में आपराधिक संहिताएं लागू हैं। कॉमन सिविल कोड लागू हो ना हो, लेकिन कॉमन क्रिमिनल कोड लागू है, आईपीसी और सीआरपीसी, जो जिनमें आईपीसी अंग्रेजों के समय डिजाइन हुई थी, और उसके बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अब समय के अनुकूल नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है कि वो संविधान और विधि की व्याख्या करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई सारी सेक्शंस आईपीसी की संशोधित की है, कई समाप्त की है, और तमाम ऐसे निर्णय उन्होंने दिए हैं जिनका महत्वपूर्ण संबंध आपकी परीक्षा से है। तो उसमें सबसे पहली बात करते हैं उत्तर। आईपीसी की धारा 377 बात करती है समलैंगिक यौनकृत अपराध नहीं। मतलब 377 में था क्या? 377 में ये था कि समलैंगिकता जो है, जिसमें पुरुष पुरुष या महिला महिला यौन संबंध बनाए या विवाह करें या वो इस प्रकार का रिलेशन रखें, तो इसे ठीक नहीं माना गया था, इसे दंडनीय माना गया था। और मैं आपको बता दूं, इसमें कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी, इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा थी। अब चूंकि ये कानून अंग्रेजों के समय डिजाइन हुए थे और ये चले आ रहे थे, आधुनिक समाज, हमारा जो समाज है वो आधुनिक होते जा रहा है, जिसमें गरिमा और व्यक्ति के स्वतंत्रता जो है वो लगातार विस्तृत हुई है। इसी क्रम में जो उदारवादी है, समाज शास्त्री है, उनका मानना है कि समाज में खुलापन आना चाहिए, व्यक्ति को अपने स्वभाव, अपनी सोच के अनुसार किसी को भी चुनने का अधिकार है, चाहे फिर वो समलैंगिकता के दायरे में ही क्यों आता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपने एक फैसले में 377 को समाप्त कर दिया है, यानी 377 आईपीसी में अब नहीं है। अगर कोई समलैंगिक या इस प्रकार के संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी प्रकार की सजा उसे नहीं दी जाएगी। पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्री में तो सीधा क्वेश्चन आएगा 377 में क्या था, या 377 कब समाप्त हुई? तो 2017 में समाप्त कर दी। लेकिन अभी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में जब हम आपसे ऑनलाइन माध्यम से संपर्क में हैं और आप तैयारी कर रहे हो,
लगातार ये मांग हो रही है कि सरकार कानून बनाकर समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे और उन्हें वो सब अधिकार दे जो नॉर्मली हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं। तो चूंकि अभी इंटरव्यूज में भी पीएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, लगातार करंट अफेयर का मुद्दा है, तो ज्यादा नहीं तो प्रीलिम्स में इतना तो पूछ सकता है कि समलैंगिकता के संदर्भ में आईपीसी में कौन सी धारा थी, तो आपको 377 बताना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में इसे समाप्त कर दिया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस मामले में, तो इसमें याद रखना आईआईटी के 20 छात्र, आईआईटी के 20 छात्रों ने और एक संस्था है नाज फाउंडेशन, एक प्रकार का एनजीओ है, इन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि अब समाज इतना खुल चुका है तो समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। 2017 में इसी याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 377 को समाप्त कर दिया। तो ये पहली बात आपको याद रखनी है। नाच फाउंडेशन, आईआईटी के 20 छात्र आपको याद रखने हैं। बेसिकली वो नाच फाउंडेशन की पूछेगा कि कौन सी संस्था, कौन सा एनजीओ इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था, तो आपके सामने उसका नाम है। दूसरा, आईपीसी की एक सेक्शन है 497, जिसको हिंदी में बोलते हैं वह विचार कानून या एडल्ट्री, इंग्लिश में एडल्ट्री। अब ये क्या है, तो याद रखिएगा इसको भी समाप्त कर दिया है। जैसे 377 समाप्त हो गई है, वैसे ही 497 भी समाप्त हो गई है। 497 में क्या था, भय विचार। अगर मैं इसको बहुत सामान्य भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। जैसे कि शादीशुदा कोई कपल है और शादीशुदा कपल में अगर महिला है वो पति की बगैर परमिशन के किसी और पुरुष के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखती है, तो ये एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता था और जो वो पुरुष था दूसरा पति, उसके खिलाफ एफआईआर कर सकता था, न्यायालय की शरण में जा सकता था और उसे दंड दिया जाता था। अब इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि इसमें महिला को कोई दोषी नहीं माना जाता था, पूरी कार्रवाई पुरुष पर होती थी। हमारे संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ये समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये तो लैंगिक भेदभाव वाली बात हो गई कि महिला और पुरुष की सहमति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बने और उसमें सजा केवल पुरुष को हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही 497 को समाप्त कर दिया, याद रखिएगा। और दोनों ही मामलों में संवैधानिक पीठ बनी थी। और याद रखना इस समय सीजीआई थे जस्टिस दीपक मिश्रा जी, जो रिटायर हो चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा उस समय थे जब ये दोनों धाराएं समाप्त की गई। ठीक है, तो एडल्ट्री अपराध नहीं है और समलैंगिकता भी अपराध नहीं है, क्योंकि इनको अपराध की श्रेणी में परिभाषित करने वाली धारा को ही समाप्त कर दिया गया है। अब बात आती है धारा 498A की। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, हाल ही का जजमेंट है कुछ समय पहले का। 498A को समाप्त नहीं किया गया है, याद रखिएगा, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, संशोधन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है 498A के संदर्भ में, यानी आईपीसी में ये अभी भी है। सवाल आता है कि 498A में है क्या। 498A में दहेज से संबंधी मामले हैं। आपको पता है दहेज प्रथा हमारे यहाँ कानून तौर पर निषेध कर दी गई है। अब महिला को यह अधिकार होता है कि अगर दहेज के लिए उसका पति या परिवार उसको प्रताड़ित करे तो वो एफआईआर कर सकती है पति और पूरे परिवार के खिलाफ। और ये अच्छा भी है, ये दहेज प्रथा को रोकने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बढ़िया कानून था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा कि इस प्रकार के जो मसले हैं उसमें अधिकतर जो केसेस होते थे उसमें अपराध सिद्ध नहीं हो पाता था, यानी झूठी कार्रवाई होती थी। अधिकतर महिलाओं ने इसका दुरुपयोग भी किया। ऐसा मैं नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है केवल 12% मामले ही दोष सिद्ध होते थे, बाकी मामलों में दोष सिद्धि नहीं हो पाती थी। लेकिन 498A के तहत होता क्या था, पति या उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आप जानते हो कि जिसका परिवार एक बार जेल चला जाए तो वो संबंध दोबारा स्थापित नहीं हो पाते और नौबत तलाक तक की आ जाती थी। और चूंकि इससे एक पूरे समुदाय, एक पूरे परिवार के अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। तो 498A अभी भी है, उसमें जांच के बाद क्या होगी, गिरफ्तारी होगी, पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि जांच के बाद ऐसी स्टेप्स लेने चाहिए।
तो इसमें संशोधन हुआ है, पहले सीधे गिरफ्तारी हो जाती थी और 377 और 497 क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब एक चर्चित मामला कौन सा है, गरिमामय पूर्ण मृत्यु का अधिकार। 9 मार्च 2018 को ये मामला आया। गरिमामय पूर्ण मृत्यु का अधिकार से क्या मतलब है, हमारे संविधान में आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता। जैसे कोई सुसाइड अटेम्प्ट करे तो उसे ये अधिकार नहीं है, सुसाइड को एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन यहां गरिमामय पूर्ण मृत्यु की बात क्या हो रही है, देखो इच्छा मृत्यु जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और एक होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी तनाव में या किसी भी कारण से खुद को खत्म करना चाहे तो उसे हमारा संविधान, हमारे क्रिमिनल कोड्स परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर्स पर हो, आईसीयू में हो, कई 10-10 सालों तक व्यक्ति कोमा में रहता है, हर समय एक प्रकार की पीड़ा भोगता है, ना वो किसी से कह पाता और ना वो मृत्यु को प्राप्त हो पाता, वो लगातार पीड़ा को उठाता है, बर्दाश्त करता है, ये कहीं ना कहीं उसकी गरिमामय मृत्यु के खिलाफ है। तो ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, याद रखिएगा। और ये मामला था अरुणा शानबाग मामला। अरुणा शानबाग मामला, अरुणा शानबाग एक महिला थी, नर्स थी महाराष्ट्र में एक अस्पताल में, और उसी अस्पताल में जो एक सफाई कर्मचारी था, सफाई कर्मी था, उसने उसका रेप किया और कुत्ते के गले में जो रस्सी बांधी जाती है, चेन बांधी जाती है, उससे उसका गला दबा दिया। जब उसका गला दबाया तो ऑक्सीजन लेवल कट गया और उसका दिमाग डेड हो गया। वो महिला कई वर्षों तक उस अवस्था में रही कि ना तो मृत्यु को प्राप्त हो पा रही थी, ना वो जी पा रही थी, यानी तिल तिल कर मरने वाली स्थिति थी। उसी के मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी। इसमें याद रखना, जो मामला लेकर गया था एनजीओ, उसका नाम था कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार मामला। तो गरिमा में पूर्ण मृत्यु जो है उसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार लोगों का प्राप्त हो चुका है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार प्राप्त नहीं है। सक्रिय का मतलब है कोई भी चाहे कहे मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है और प्राप्त हो जाए, वो अपराध नहीं होगा, तो वो सक्रिय है। नहीं, जब डॉक्टर या डॉक्टर ये प्रमाणित कर दे कि बचना निश्चित नहीं है और परिवार भी रजामंद हो कि हाँ ठीक है इनको मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए, तो फिर एक पूरी प्रोसेसर के तहत उस व्यक्ति को मृत्यु दी जा सकती है। वो कोई ड्रग्स हो सकता है, कोई किसी प्रकार का इंजेक्शन हो सकता है, उसके माध्यम से। तो इसमें याद क्या रखना है कि गरिमा में मृत्यु का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत। कॉमन कोज एनजीओ याद रखना है जो उस मामले को लेकर गया था, और वो महिला अरुणा शानबाग। पेपर में आ सकता है कौन वो महिला थी जिसके साथ ऐसा गंभीर कृत्य हुआ था, तो वो अरुणा शानबाग थी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है धर्म परिवर्तन मौलिक अधिकार। धर्म परिवर्तन की बात हमारे संविधान में कही गई थी, लेकिन वो मौलिक अधिकार है या नहीं, इस पर डिबेट है। और जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। हुआ ये कि केरल की एक लड़की जो हिंदू परिवार से आती थी, उसने धर्म परिवर्तन की और एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की। उसके पिता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मामला फिर बाद में क्या बोलते हैं कोर्ट पहुंचा, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट में यह कहा गया कि जो धर्म परिवर्तन है मौलिक अधिकार नहीं है। ये साफिन जहां जो कन्वर्टेड नाम है हिंदू लड़की का, और अशोकन केएम जो उसके पिता थे, ये मामला बनता है जिसमें याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। ये लिखा भी है, केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ये कहा कि कोई भी वयस्क नागरिक, यानी कि कोई बच्चा ना हो, 18+ हो, वयस्क नागरिक धर्म परिवर्तन कर सकता है, ये उसका मूल अधिकार है। तो क्वेश्चन आएगा धर्म परिवर्तन करना एक मूल अधिकार है या नहीं, तो बिल्कुल है। किसने कहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। किस मामले में कहा है? साफिन जहां वर्सेस अशोकन केएम मामले में। तो ये चारों बातें आपको, पांचों बात समझ में आ गई। 377, 497, 498A, गरिमा पूर्ण मृत्यु और धर्म परिवर्तन। अगर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अगली बात आती है आरटीपी, मतलब राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, ये फैसला, ये डेट याद रखना, हो सकता है कि निजता के अधिकार को
यहां मैं लिख दूं, निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। मूल अधिकार घोषित किया गया किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 21, जिसमें आपको जीने का अधिकार मिला हुआ है। और किसने घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने। मामला यह है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं, ये बहुत पुरानी बहस थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में तो मूल अधिकार मानने से मना ही कर दिया था। लेकिन आप देखोगे 2016 की में जियो के आने के बाद में इंटरनेट क्रांति हुई और लोग बड़ी मात्रा में लोग इंटरनेट से जुड़ गए। इसी दौरान भारत सरकार ने भी आधार कार्ड के माध्यम से बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, सबको, पैन कार्ड, सबको जोड़ना शुरू किया। तो सवाल ये उठा कि लोगों की निजता कहीं प्रभावित तो नहीं हो रही है ना। निजता का मैं आपको मतलब बता दूं, सामान्यतः निजता को परिभाषित तो नहीं किया है। याद रखिएगा, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन निजता का अधिकार में जो निजता शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि परिभाषा किसी भी चीज को बांध देती है और फिर उसके बाद की चीजों को दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने निजता को परिभाषित नहीं किया। निजता का सामान्य मतलब हो सकता है कि एक वो दायरा जिसमें व्यक्ति किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, जहां तक जो उस दायरे में वो खुद तक सीमित रहना चाहता है ना। तो निजता के अधिकार के उल्लंघन की बहुत संभावना थी, दो कारणों से। एक तो सरकार लगातार आधार कार्ड के माध्यम से सब चीजों को लिंक कर रही थी, और दूसरा तकनीकी उन्नयन, इंटरनेट क्रांति के चलते आप अपने मोबाइल में कितने ही एप्लीकेशन, कितने ही ब्राउजर्स को परमिट करते होगे, तो उसमें आप हर चीज पर एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मैं अपनी जानकारी आपको सौंप रहा हूं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की निजता का उल्लंघन ना हो और निजता का अधिकार एक मूल अधिकार हो, ताकि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सको, हाई कोर्ट जा सको। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, इस दिन निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और इसके उल्लंघन होने की स्थिति में आप सीधे न्यायपालिका की शरण में जा सकते हो। डेट भी याद रखना है और क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल 21 भी। इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है कि इसमें ये मामला कौन सा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी मामले में निर्णय देता है। तो मामला था पुत्तास्वामी मामला। पुत्तास्वामी जी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्हीं ने ये याचिका लगाई थी क्योंकि उनको लगता था कि वर्तमान में निजता के उल्लंघन होने की गंभीर संभावना है। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया। याद रखना चाहो तो 9 जजेस की बेंच थी और 9-0 से निर्णय दिया गया था, है ना। तो 2017 में कई सारे निर्णय हुए। फिर हम बात करते हैं किसकी, 3 तलाक अवैध। आपको पता है मुस्लिम समाज में एक कुप्रथा कह सकते हैं 3 तलाक को, जिसमें कि पति अपनी पत्नी को मोबाइल फोन, SMS या सीधे बोलकर किसी भी माध्यम से 3 बार तलाक बोलकर तलाक ले लेता था। इससे नुकसान मुस्लिम महिलाओं को था। तो मामला ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का नाम है शायरा बानो मामला। एक शाहबानो मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध माना, लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलट दिया 2017 में। 22 अगस्त 2017, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच, चीफ जस्टिस थे जस्टिस JS खेर, पहले और एकमात्र अभी तक के सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनकी बेंच ने 3-2 के बहुमत से, हालांकि वो इसके पक्ष में नहीं थे 3 तलाक को अवैध घोषित करने के, लेकिन बहुमत ने ये कहा कि 3 तलाक गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में शायरा बानो मामले में 3 तलाक को अवैध घोषित कर दिया। तो शायरा बानो याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच 5 सदस्यीय थी, जिसमें चीफ जस्टिस थे JS खेर, और 3 तलाक अवैध घोषित कर दिया। इसी को हम आगे जोड़ेंगे कि बाद में इसके लिए कानून भी बनाया सरकार ने। फिर अगला आता है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग मतलब होता है भीड़ द्वारा हत्या। आपने देखा होगा कि विगत कुछ वर्षों में ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जिसमें भीड़ ने ही न्याय कर दिया। किसी अपराध, कोई व्यक्ति जो उन्हें आरोपी लगता है, अपराध तो सिद्ध हो ही नहीं पाता, कोर्ट तक बात पहुंच ही नहीं पाती, तो भीड़ ने ही उस आरोपी को अपराधी मानते हुए उस पर हमला किया और उसकी मौत हो गई। तो इसे वो मॉब लिंचिंग बोलते हैं, भीड़ द्वारा हत्या या भीड़ द्वारा न्याय, जो कि एकदम गलत है। हमारे संविधान, हमारे मूल अधिकार और हमारे लोकतंत्र तीनों के लिए खिलाफ है। तो इस प्रकार के मामले को
कांग्रेस के एक नेता है तहसीन पूनावाला। तो तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध कर दिया। इसकी तारीख याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये पूछ सकता है क्या जो मॉब लिंचिंग है जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल आता है, माननीय कोर्ट ने कहा है। और प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि किस केस में कहा, तो तहसीन पूनावाला वर्सेस भारत सरकार मामले में। ठीक है, फिर बात आती है राज्य लोक सेवा आयोग की। आप सब जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उन परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग पर है। हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। राजस्थान में राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग हो जाएगा। तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य लोक सेवा आयोग। तो आरटीआई आप समझते होंगे, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन वो कानून है जिसके तहत आप शासन प्रशासन के किसी अंग से किसी कार्य विशेष की जानकारी ले सकते हो। उन जानकारियों को छोड़कर जो देश की एकता, अखंडता या व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्राइवेसी से जुड़ी हुई है, उनके अलावा अधिकतर जानकारियां आपको दी जाती हैं। सवाल आता है कि कौन कौन इसके दायरे में आएगा, तो कौन कौन दायरे में आएगा इस पर चर्चा करना तो अभी सही समय नहीं है। यहां मुद्दा ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये आरटीआई के दायरे में आते हैं या नहीं। तो आपको याद रखना है कि केरल पीएससी बनाम राज्य सूचना आयोग, यानी केरल पीएससी बनाम राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग की जिम्मेदारी होती है ये देखना कि सूचना जो मांगी जा रही है वो लोगों को पहुंचाई जा रही है नहीं। तो केरल पीएससी वर्सेस राज्य सूचना आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग भी आरटीआई के दायरे में आते हैं, आरटीआई से बाहर नहीं है। तो अभी आपसे पूछे एमपी पीएससी आरटीआई के दायरे में, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश पीएससी वो भी है। कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी आरटीआई के दायरे में। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल पीएससी वर्सेस राज्य सूचना आयोग वाले मामले में फैसला दे दिया है। ये क्वेश्चन भी आप तैयार करके जाना। फिर इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है, अगला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरटीआई के दायरे में है? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा। आपको मैं फिर बता दूं कि जहां कोई चीज स्पष्ट ना हो और उसका संबंध संविधान या कानून से है तो अंतिम व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर एक क्वेश्चन खड़ा हुआ। केस का नाम है आरबीआई वर्सेस जयंती लाल एन मिस्त्री, है ना। तो जयंती लाल एन मिस्त्री वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने आरबीआई से कोई सूचना मांगी होगी जो देने से मना कर दी होगी। तो इस केस को वो सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आरबीआई भी है वो आरटीआई के बाहर नहीं है, आरटीआई के दायरे में है। तो राज्य लोक सेवा आयोग आरटीआई के दायरे में है और आरबीआई भी आरटीआई के दायरे में है, ये माननीय न्यायालय कह चुका है। फिर आपने देखा होगा कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य है या नहीं। पहले तो ऐसी कोई डिबेट नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये इस बात पर डिबेट हुई कि भाई नागरिकों को भी तो कर्तव्य है। तो सिनेमा घरों में सबसे पहले राष्ट्रगान चलाया जाए जिसमें सभी लोग सम्मान में खड़े हों, है ना। हालांकि ये अनिवार्य है या नहीं पहले इसकी बात कर लें, फिर गाइडलाइन क्या है वो बात कर लेंगे। तो एक मामला था श्याम नारायण चौस्की वर्सेस भारत सरकार मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। अभी थिएटर में आप जाते हो तो राष्ट्रगान चलता है और सबको उसके सम्मान में खड़ा होना पड़ता है। हालांकि अपनी गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं या किसी कारण से खड़े होने में असक्षम है उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कह दिया कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान चलाया जा सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इसमें पूछ सकता है कौन सा मामला, तो श्याम नारायण चौस्की वर्सेस भारत सरकार मामला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिल पा रहे हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की मान्यता, आप ध्यान दीजिएगा। ट्रांसजेंडर यानी वो जो ना महिला और ना पुरुष वर्ग में रखे जाते हैं, जो तृतीय लिंग में रखे जाते हैं, थर्ड जेंडर में रखे जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता मिले, क्योंकि जब भी हम फॉर्म भरेंगे तो मेल और फीमेल वाला कॉलम तो होगा, थर्ड जेंडर वाला कॉलम नहीं होता था क्योंकि मान्यता नहीं थी। अब मान्यता है तो वो कॉलम भी होगा। तो वही बात है कि निर्णय कौन करेगा, निश्चित कौन करेगा कि थर्ड जेंडर है या नहीं है। जेंडर तो दो ही माने गए थे। तो चूंकि समाज जिस तरीके से
ओपन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस, इन मुद्दों पर डिबेट होना स्वाभाविक है। और ऐसा ही एक मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एक संस्था है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी ये अमूमन ऐसे कानूनी मसलों को उठाती है जो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हो, जो मानव की गरिमा पर आधारित हो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की मान्यता दी जाए, जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको थर्ड जेंडर की मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिए कि ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड जेंडर की श्रेणी में रखा जाएगा, उन्हें मतलब मान्यता मिल चुकी है। तो केस किसका, याचिका किसने लगाई? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता की बात स्वीकारी, कही। और एक बिंदु याद रखना, एसिड अटैक पीड़ित को विकलांग का दर्जा, विकलांग यानी दिव्यांग, हैंडीकैप्ड। आप इस बात को जानते हो कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको नौकरियों में, शिक्षा में और तमाम जगह कई सारे रिजर्वेशंस भी हैं, दूसरी फैसिलिटीज भी हैं, है ना। लेकिन उसके क्राइटेरिया अलग अलग थे कि दिव्यांग किस श्रेणी का है, हाथ से है, पांव से है, आंख से है, बोलने में अक्षम है, सुनने में अक्षम है। लेकिन एक नई कैटेगरी बनाना बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारे देश में कई सारे ऐसे मामले आए, ऐसी घटनाएं घटी जो नहीं घटनी चाहिए थी, जिसमें लड़कियों पर, स्पेशली लड़कियों पर, एक आध कोई अपवाद हो सकता है जिसमें लड़के पर एसिड अटैक किया गया हो। अब एसिड अटैक के बाद में व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रह जाता, उसको कई सारी चुनौतियां का फेस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये मांग उठाई गई कि इनको हैंडीकैप्ड का दर्जा दिया जाए, ताकि ये वो लाभ ले सकें जो हैंडीकैप्ड्स के लिए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो, कोई विशेष योजना हो, कोई नीति हो, वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़िता को भी विकलांग का दर्जा दे दिया है। और जो सरकार कानून लेकर आई थी, दिव्यांग जन अधिनियम 2016, उसमें ये बात स्पष्ट उल्लेख है कि एसिड अटैक पीड़िता भी क्या होगी, पीड़िता नहीं, पीड़ित, वो पीड़िता भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, वो विकलांग या दिव्यांग की दायरे में आएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय थे। इसमें अगर आगे और बढ़े हम, तो ये दो डेट याद रखना, मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं एक अलग से एक टॉपिक और बनाने वाला हूं जिसमें पिछले 2-3 सालों की महत्वपूर्ण डेट, चाहे वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का स्टार्ट होना हो या कोई और महत्वपूर्ण घटना, जैसे राम मंदिर वाली तिथि, उन पर एक वीडियो बना के डालेंगे ताकि एक ही पेज में आप उन सबको नोट कर सको और एक बार पढ़ के जा सको। ये दो कानून, चूंकि ये निर्णयों के दायरे में ही आते हैं, कानून के दायरे में ही आते हैं, इसलिए हमने यही अरेंज कर लिया। एक तो देखो, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवैध घोषित किया, तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो भी अपने आप में कानून है, लेकिन कानून का स्पष्ट एक एक शब्द परिभाषित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि जब तक कानून नहीं बन जाता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही कानून के तौर पर होंगी, लेकिन हो सके तो शीघ्र, अतिशीघ्र सरकार उस संदर्भ में कानून बना दे। तो 3 तलाक अवैध घोषित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के विवाह संबंधी क्या अधिकार होंगे, उसके लिए लाया गया कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019। कब लाया गया? 2019 में। और चूंकि आपको पता है ये कानून है, तो कानून के मामले में एजेंसी होती है कानून मंत्रालय या विधि मंत्रालय, है ना। और ये लागू कब से हुआ? तो डेट याद रखना, 12 जनवरी 2019 से। ठीक है, 12 जनवरी आप याद रख सकते हो। हम युवा दिवस मनाते हैं, तो 12 जनवरी वैसे भी बहुत कठिन नहीं है याद रखने में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम कब लाया गया, तो 12 जनवरी 2019 को। 2019 तो आप याद रख ही सकते हो। और एक मुद्दा है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले CAB था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो पास होने के बाद CAA हो गया। सरकार ने, आपको मालूम है कि जो भारत के पड़ोस में जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको नागरिकता देने के लिए एक विशेष कानून लाए, एक संविधान में संशोधन किया और CAA कानून लेकर आए। इसका खूब विरोध भी हुआ, क्योंकि इस लोगों ने सवाल खड़े किए कि ये भारत के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। हालांकि उसकी एक बड़ी डिबेट है, उस पर कभी हम चर्चा करेंगे जब मेंस के परिप्रेक्ष्य में करंट मुद्दों की बात करेंगे। याद रखना, CAA जो भारत के उन पड़ोसी देशों में, जिसमें अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश, 3 देश आते हैं। इन तीनों में बहुसंख्यक मुस्लिम है और अल्पसंख्यक है कौन? हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई
और जैनी, इन 5 समुदायों को भारत में नागरिकता के लिए विशेष उपबंध होंगे। ये CAA है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। याद रखिएगा, ये लोकसभा से पारित हुआ 10 दिसंबर को और राज्यसभा से 11 दिसंबर को। ये डेट आप नहीं याद रखना चाहो तो मत रखिए, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 12 दिसंबर 2019 को। और आपको पता है के विरोध में भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग। पूछ ले कभी, कौन सा आंदोलन था? शाहीन बाग दिल्ली का एक विशेष इलाका, जहां बहुत लंबे समय तक आंदोलन चला। जब तक भारत में कोविड का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। कोविड जैसे जैसे बढ़ने लगा, फिर सरकार को और आंदोलनकारियों को दोनों को ये बात समझ में आ गई कि इससे दिक्कतें होंगी और आंदोलन को फिर समाप्त कर दिया गया। तो CAA 12 दिसंबर 2019 को लागू हुआ, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे मेरे हिसाब से। आपने इनमें से कुछ पढ़े भी होंगे और कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो ये आपके लिए उपलब्ध है, आप इनको एक जगह इकट्ठा कर सकते हो।